सबसे बड़ी बात जो जापान से हम सीखते हैं, जापान के सभी टीचर्स वो बार बार ये चीज करते रहते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस काम कर रही है और क्या काम कर सकता है। दे कीप ऑन टेस्टिंग दिस थिंग। एजुकेटर्स को आप कैसे देख सकते, क्या उनके रोल्स क्या है? वो ना फिनलैंड में एक प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ टीचर्स अपने आप को प्रिपेयर करने में हमेशा ज़्यादा टाइम लगा। तो वहाँ के टीचर्स कभी भी ये नहीं मानते कि वो टीचर है। हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेटर्स टॉक। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं मिस्टर ज्योतिष। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम गुड। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, बहुत हेल्दी और फ्रूटफुल डिस्कशन रहा हमारा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सक्सेस और फेलियर से। आप मुझे बताओ, सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है? आप किसको सक्सेस मानते हो और किसको फेलियर मानते हो? देखो, सक्सेस मेरे ओपिनियन में बड़ा ही अलग तरह का टर्म है। हर किसी की लाइफ में अपनी अलग ही डेफिनेशन है सक्सेस के बारे में। बिल्कुल। किसी को लगता है कि पैसा बहुत ज्यादा कमा लिया तो सक्सेसफुल हो गए, किसी को तो क्या 99% लोग यही मानते हैं गोल ही सबका यही है कि हम गवर्नमेंट जॉब लग जाएं या चलो प्राइवेट सेक्टर में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का पैकेज है तो वो सक्सेस है। ठीक है ना? ठीक है। नो वन टॉक्स अबाउट द इनर जर्नी, नो वन टॉक्स अबाउट द इनर सेटिस्फेक्शन। आप अपने काम को लेकर कितने खुश हैं? एक आदमी 2-2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, अगेन ही इज नॉट हैप्पी। डू यू फील कि वो सक्सेस है? क्या आपको लगता है कि वो सक्सेस है? कहीं ना कहीं तो देखो है। मतलब मैं 100% ये नहीं कहूंगा कि सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी, सक्सेस इज नॉट एट ऑल अबाउट मनी एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे कि अगर पैसा नहीं है तो सक्सेस भी है? मतलब मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है इसमें। देखो, एक्चुअली ना क्या है कि जब से हम लोग मनी की रेस में भागने लगे हैं या मनी सुप्रीम हुई है, तब से नंबर्स का गेम रहा है हर चीज में। कंट्रीज को कंपेयर करना आपस में तो जीडीपी से कंपेयर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, नंबर्स का गेम है। लेकिन क्या रियलिटी में जिस कंट्री का ज्यादा जीडीपी है वहां ज्यादा लोग खुश हैं? क्या रियलिटी में वहां पर ज्यादा समृद्धि है? क्या रियलिटी में वहां पर कम क्राइम है? बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो जीडीपी रिच है बट वहां पे क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। वहां पर लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन लोगों को फ्रीडम नहीं है। बहुत सारी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं वहां पर। हाँ, प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि गरीब देश जो है ना खुशहाल हो सकता है। गरीब देश, भूटान के बारे में आपका क्या मानना है? गरीब माना जाता है, अमीर माना जाता है? भूटान गरीब देशों में गिनती होती है। आप गरीब देशों में उसको मानते हैं? क्या किसी भूटानी की आपने स्टेटमेंट सुनी है? नहीं, एज सच नहीं। यू नो, भूटान ने कभी अपना जीडीपी का डेटा दिया तक नहीं है। भूटान कहता है वी डोंट बिलीव इन जीडीपी, वी बिलीव इन जीडीएच। यू नो व्हाट इज इट? ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। वो अपना एक सर्वे करते हैं, इंटरनल सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पर जीडीएच का डेटा वो रेगुलर शेयर करते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। भूटान गरीब क्यों है? क्योंकि भूटान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में 70% एरिया फॉरेस्ट रखा गया है जानबूझ के। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कार्बन नेगेटिव। इट इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का पॉल्यूशन भूटान अकेला अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पूरी दुनिया अगर सफल हो रही है, सरवाइव कर रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ भूटान। इतना ज्यादा वो कार्बन नेगेटिव है कि आसपास के सभी चाइना, इंडिया, इन सब कंट्रीज का तो जितना भी पॉल्यूशन है ना, एक तरह से आप मान लीजिए कि वहीं जाके नेगेटिव हो रहा है। ठीक है। भूटान के अगर आप किसी पर्सन से या किसी भी उनके सुप्रीम गवर्नमेंट कमांडर से अगर आप बात करेंगे, दे सेज कि वी बिलीव इन ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड हियर मोर देन 80% पीपल आर हैप्पी। आप कैसे कह सकते हैं वो गरीब देश है या सक्सेसफुल नहीं? पर खाने को नहीं होगा तो कैसे? खाने को तो क्यों नहीं है वहां पर? हर तरह का दे आर कल्चरली रिच कंट्री और ठीक है, हर तरह का उनका जो माउंटेनियर्स हैं मैक्सिमम लोग, तो उनको उस तरह के फूड अवेलेबल है। नॉन वेज पे ज्यादा रिलाई करते हैं वो लोग, सब तरह का उनको फूड मिल जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि खाने के लाले पड़ रहे हैं। सक्सेस इज एक्चुअली व्हाट यू एस्पायर टू बी। आपकी सोच क्या है उसके ऊपर सबसे ज्यादा सक्सेस डिपेंड करती है एक्चुअली। ठीक है ना? एक जो आदमी
कहीं पर कुटिया में जाके रहने लग जाता है, हम्म, जिसने पैसा छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है ना, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी टाइप का जो बंदा है, ठीक है, हम्म, वो अपने आप को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानता है। वो कहता है मेरे को तो टेंशन ही नहीं है दुनिया की, दुनियादारी की टेंशन नहीं है, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए सफिशिएंट है, ठीक है, मैं तो इन सब झंझटों से ही दूर हूं, मैं तो इनसे भी ऊपर हूं। मे बी, बट तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एस्पिरेशंस। सक्सेस इज ऑलवेज अबाउट योर इनर जर्नी और योर एस्पिरेशंस, व्हाट यू वांट टू बी। एक किसान आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, अपना खेती करता है और आराम से रात में आके चैन की नींद सो जाता है, बिल्कुल, मैं उस आदमी को भी सक्सेसफुल मानता हूँ। और है भी सही, अगर वो हैप्पी है, अगर वो अपने आप को सेटिस्फाइड मानता है, अगर उस चीज में वो सेटिस्फाइड मानता है, वो कहता है मेरे को जरूरत ही नहीं है ना, व्हाट इज द नीड, मैं क्यों बाहर जाके कहीं धक्के खाऊं, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करूं, या दिल्ली मुंबई जाकर अपनी लाइफ को दिन रात परेशान, अपने आप को दिन रात परेशान करूं, जब मेरे पास खाने को रोटी है, सब कुछ है। तो वो आदमी वैसे हम भी सफल है। वैसे पुराने अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जिसकी जरूरतें कम है वो खुश है, वो खुश है, वो खुश है। हैप्पीनेस तो देखो वहीं पे मिलेगी। मैं उस चीज को भी गलत नहीं कहता कि आप अगर भाग रहे हैं, देखो अगर आपको फील होता है कि यस आपको भागना है तो आपको भागना चाहिए, ओके, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको, अगर आपको लगता है कि यस कोई आपको ऐसा मिशन मिल गया जिसकी दौड़ में आपको भागना है, ठीक है, आप छोटे इलाके से उस काम को नहीं कर सकते, आपको कहीं बड़े शहर में जाना है या दूसरे कंट्री में जाके उस मिशन को अचीव करना है, इट्स गुड, इट्स वेल एंड गुड। बेसिकली गोल्स होने चाहिए ना लाइफ में। हाँ, गोल्स, आपका अपना गोल क्या है वो इंपॉर्टेंस रखता है। एक प्लेयर की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? प्लेयर की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छा खिलाड़ी बने। एक सोल्जर की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? सेम, कि वो एक अच्छा कुछ ऐसा करे। अगर सोल्जर पैसे बनाने लग जाए 2 नंबर में, तो क्या उसको सक्सेसफुल सोल्जर मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। वो उसका काम ही है ना कि वो अगर वो शहीद हो जाए तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो, ठीक है। वो शायद वो पहले से ही मान लेता है, एक सोल्जर पहले से ही इस चीज के लिए तैयार होता है कि मेरे को देश के लिए अगर जान की बाजी लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा। बिल्कुल, वो कहीं पर भी उससे हिचकिचाता नहीं है। उनकी ट्रेनिंग भी इसी उससे होती है सारी, ठीक है ना। सो फॉर हिम सर्विंग द नेशन इज सक्सेस। इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फील। प्रॉब्लम ये है कि हम भेड़ चाल में पड़े हैं, हम सब स्केपगोट बन गए हैं इस दुनिया की दौड़ में, ठीक है। हमें जैसा कहा जाता है हम वैसा हो रहे हैं, वैसा मान लेते हैं। हम अपना तो है नहीं ना कुछ। कोई कहता है भाई तू इंजीनियर बन जा, चल ठीक है मैं इंजीनियर बन जाता हूँ। हम सब क्या है ना कि एक मैड रेस में पड़े हुए हैं। सब लोगों को 10th के बाद क्या दिखता है? इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल करना है, इंजीनियर बनना है, दैट्स इट। डॉक्टर बनना है तो ठीक है। कोई भी पर्सन ऑल्टरनेटिव्स पे नहीं जाना चाहता, कोई भी पर्सन रिस्क ही नहीं लेना चाहता, इतना रिस्क तक नहीं लेना चाहता कि मैं कुछ नया ट्राई कर लूं। कुछ लोग हैं जो नया ट्राई करते हैं। नया आएगा कहां से? कैसे आप कैसे? हजारों चीजें हैं, फिर भी लेट्स से कोई एग्जांपल। हजारों चीजें हैं। आज की डेट में तो नए के लिए कोई है ही नहीं ना, ठीक है। एक पर्सन फेल हो जाता है और वो अपने आप को अनसक्सेसफुल ओयो की शुरुआत कर देता है, ठीक है। एक पर्सन 10th फेल हो जाता है तो वो कैरी मिनाती बन जाता है। डिपेंड्स ना कि आपको क्या अच्छा लगता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपको अच्छा क्या लगता है और आपने अपने लाइफ में क्या गोल्स लिए, ठीक है ना। मतलब कि आपको हर मोमेंट को जीना चाहिए। इनर सेटिस्फेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, इनर सेटिस्फेक्शन, आपको हर मोमेंट को जीना चाहिए। सक्सेस अपने आप आएगी, जिसको भी आप सक्सेस मानते हैं वो सक्सेस आ जाएगी। अगर आपके लिए सक्सेस ओलंपिक्स में मेडल लेकर आना है तो वो अपने आप आएगी अगर आप हर मोमेंट को जिएंगे। बिल्कुल। आप ये मत सोचे ना कि मेडल कब आएगा, आप ये सोचे मैंने उसके लिए क्या प्रयास किया, मैं कितने स्टेप्स ले रहा हूँ, मैं कैसे कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। आपके अपने क्या माइलस्टोन्स हैं और आप उन माइलस्टोन्स को कैसे अचीव कर रहे हो, आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो। सक्सेस तो अपने आप आएगी। ऑलवेज फोकस ऑन योर लर्निंग, ठीक है। तो यही है सक्सेस। सक्सेस इज नॉट ओनली मनी, सक्सेस इज नॉट ओनली फेम, सक्सेस इज नॉट ओनली एनीथिंग रबिश। Anything which gives you happiness is success. You can say happiness or satisfaction or you achieve your goals,
अगेन सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है, आपको क्या चाहिए पहले अपने आप से थोड़ा पूछ लेना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू बी, व्हाट आई वांट टू बी। ठीक है, वो इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अगेन एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अपना आईना खुद देखो, ऑब्जर्व करो कि आपके स्टेप्स क्या हैं, क्या आपने गलतियां करी हैं, उससे क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। बट सक्सेस दूसरों से कंपैरिजन करना सक्सेस नहीं हो सकती, खुद को बेहतर करना तो सक्सेस हो सकती है, पर दूसरों से कंपैरिजन करना तो भेड़ चाल है। मैंने बोला था ना कि लास्ट टाइम लाइफ इज लाइक अ सर्कल, इधर वाले को उधर वाला अच्छा लग रहा है, उधर वाले को इधर वाला अच्छा लग रहा है। एक जो बहुत रिच पर्सन है ना वो भी परेशान है, वो कहता है मेरे पास परिवार नहीं है, या परिवार के लिए टाइम नहीं है, परिवार है तो परिवार के लिए टाइम नहीं है। एक बहुत गरीब आदमी है ना वो भी परेशान है, वो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। एवरीवन हैज हिज ओन जर्नी, ओन स्ट्रगल, सो देयर इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर सक्सेस। ओके अच्छा, बेसिकली मैं पढ़ रहा था कुछ, ये जापानीज लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इस चीज़ के ऊपर, और बड़ी इन लोगों ने हर एक चीज़ में अच्छा काम किया। बेसिकली अगर देखा जाए तो टेक्निक्स इनकी बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, तो इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस जापानीज की, या कुछ ऐसी चीज़ जो हमें एक अच्छा लेवल दे सकती हैं, हमें कुछ सिखा सकती हैं बेसिकली। देखो, सीखने के लिए जापानीज से क्या है वो तो मेरे से ज़्यादा बेहतर शायद आप बता सकते हैं। नहीं चलो, ठीक वो है, तो आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना लंबा टाइम स्पेंड किया जहाँ से शायद सीखने को दुनिया भर की चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थी ना। नहीं, एजुकेशन तो कहीं से भी निकल सकती है। हाँ, ये है बिल्कुल, एजुकेशन तो कहीं से भी निकल सकती है। हर जहाँ से आप कुछ सीख रहे हो वो एजुकेशन ही है बेसिकली। हाँ, तो जैसे शायद आप ही ने मुझे बताया था कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कुछ डिप्लॉयमेंट था। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, यस। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, यस। कि व्हेन यू आर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, लाइक अगर आप एक बेस्ट कुछ अच्छी चीज शुरू करते हैं तो वो सारे एरियाज में उसको इम्प्लीमेंट करना इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, ताकि कोई भी एक आदमी का ज्ञान एक आदमी के पास ही ना रहे। हाँ, वही मैंने कहा ना, तो यहाँ से एजुकेशन निकल के आती है कि एक आदमी का ज्ञान एक आदमी के पास ना रहे। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो नॉलेज है वो हम स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो अच्छी चीज आपने सीखी है वो बाकी लोग भी सीखें और वो गलती ना करें। वो और अगर मैं स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात करूं तो कुछ टर्म्स हैं जो जापानीज लोग खास तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, मैं कुछ डेटाज लेकर आया हूं उसके बारे में। एक टर्म है किकान शीडो। सॉरी, किकान शीडो, ओके। ठीक है, किकान शीडो सेज that the instructions should be between desks, and the another term is kikan jushin, means there should be some patrolling between the desks. Okay, like जब क्लास चल रही है, okay, जब क्लास चल रही है तो बच्चों के बीच में जाके उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, एक एक बच्चे के साथ खड़े होकर उसको बताया जाए आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, देखा जाए किसकी क्या मिस्टेक हो रही है, उसकी उस मिस्टेक को करेक्ट करवाया जाए। दैट इज किकान शीडो। द सेकंड टर्म इज किकान जुशिन। किकान जुशिन इज लाइक ऑब्जर्विंग द थिंग्स, नॉट गाइडिंग। ठीक है, उसको करेक्ट कर दिया जाए बच्चे को, और उसको उसकी अपनी मिस्टेक्स को खुद से ऑब्जर्व करने के लिए उसको टाइम दिया जाए। ओके, तो उसे बताया ना जाए कि तेरा क्या गलत है, ना बताया ना जाए। ओके, उसको करेक्ट दे दिया जाए, करेक्ट करके दे दिया जाए। ओके, ठीक है, दिस इज द करेक्ट एंड नाउ ऑब्जर्व व्हाट मिस्टेक यू हैव। जैसे वो होता था 5 डिफरेंस ढूंढने होते थे, एक सही एक गलत है। हाँ, बिल्कुल सही, 5 ढूंढने होते थे। ठीक है, किकान शीडो इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, इंडिया में भी अच्छे स्कूल्स में होती है, बट किकान जुशिन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत ज़्यादा काम हमारे यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज हम लोग करना पड़ेगा भी बहुत काम। हम लोग कहीं पर भी जो है ना किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं देते, मतलब कि स्टूडेंट्स को हम खासतौर पे इतना टाइम नहीं देते कि वो ऑब्जर्व कर सकें अपने आप को। बेसिकली अगर उस पे अगर मैं देखता हूँ जो कमी मुझे ये लग रही है, इतना टाइम होता भी नहीं है ना, हमारे सिस्टम में इतना टाइम दिया भी नहीं हुआ। अब सपोज एक आदमी थोड़ा स्लो है, अगर हम उसको उसके ऊपर छोड़ देंगे कि भाई तू अपना खुद से ढूंढ, तो मे भी उसका पूरा साल ही निकल जाएगा उसमें।
ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए शायद ये टर्म्स जो हैं यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं भी हो पा रही, ऐसा नहीं, पूरा साल नहीं निकल जाएगा। देखो किकान जूशिन के बारे में क्या है कि नॉर्मली एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है और उसको साइलेंस में काम करने देता है, कमेंट्स नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन भी पूछा ना तो उसको 2-4-5 मिनट बच्चे को मिलेंगे उसके बारे में सोचने में। ये हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, उसको 2-4-5 मिनट दे दो, 2-4-5 मिनट उसको सोचने दो, लेट हिम थिंक अबाउट द आंसर्स। ठीक है, उसके बाद विदाउट कमेंट, ठीक है, जस्ट क्रिएट अ नोट, विदाउट कमेंटिंग जस्ट क्रिएट अ नोट and student should see their misunderstanding by themselves. So these are the two terms, Kikan Shido and Kikan Jushin. Okay, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होती है वहाँ के स्कूल्स में। Okay, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके अलावा जापानीज टीचर्स जो है ना वो प्रैक्टिस ऑफ मैटॉम को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैटॉम इज, ये क्या चीज़ है? समरी ऑफ मेन पॉइंट्स। जब आपकी क्लास खत्म हो गई, ठीक है ना, नोट्स बनाए जाते हैं मेन पॉइंट्स की समरी के। और ये नोट्स कौन बना रहा है? टीचर नहीं बना के दे रहा। ये नोट्स बच्चों को असिस्ट किया जाता है कि आप खुद बनाओ अपने नोट्स। तो वो तो सबके अलग अलग हो जाएंगे फिर। तो क्या हो गया, सबके अलग अलग हो जाएंगे तो सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है किसी एक टॉपिक के बारे में, क्रिएटिविटी बेसिकली। ओके, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दो बच्चे सेम चीज से सेम चीज कैसे सीख सकते हैं? अलग अलग, उनके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स अलग हो सकते हैं, और होने भी चाहिए ऐसे अलग अलग। एक चीज में से मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, आप उसी स्टोरी में कहेंगे नहीं नहीं जो राजा था वो गलत था, और मैं कह दूंगा कि नहीं नहीं राजा सही था। ठीक है, सेम स्टोरी में ही दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन निकल के आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती है। क्या आपने वो एक डॉक्यूमेंट्री है मैकडोनल्ड की जो शुरुआत हुई मिस्टर रे क्रुक के द्वारा, देखिए आपने डॉक्यूमेंट्री? नहीं, मैंने नहीं देखी। मतलब कि आप देखिए उस डॉक्यूमेंट्री को, देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। उस डॉक्यूमेंट्री के एंड में ना आप एक कंफ्यूज स्टेट में पाए जाएंगे और आप डिवाइडेड मिलेंगे। शायद आप कहें कि रे क्रुक ने बहुत अच्छा किया, और शायद आप कहेंगे कि उसने अच्छा नहीं किया। बहुत ही बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, इट्स अबाउट द फाउंडर ऑफ मैकडोनल्ड। ठीक है, तो जो भी चीज आपको बैलेंस्ड अप्रोच दे वो एक्चुअल में डीप एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ठीक है ना, दैट वही एक्चुअल में सही मायने में जो है ना लर्निंग देती है, सही मायने में एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहीं से होती है। नॉर्मली हमारी बुक्स या हमारा जो कंटेंट होता है ना वो डिसीजन दे देता है। बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में एक राजा को अच्छा बता दिया गया और दूसरे राजा को बुरा बता दिया गया। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में हम बचपन से पढ़ते आए हैं ये राजा अच्छा था और ये बुरा था। बिल्कुल। नो वन इज देयर टू जज कि कौन सही था कौन गलत था। सबके अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, और किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट जो है ना फिर वो पिक्चर ही वो वाली बना देती है आदमी की। हाँ, वो एक स्टेटमेंट पिक्चर ही वही वाली बना देती है। वहां अगर कुछ कहें तो कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा हैं, बट देयर शुड बी बैलेंस्ड अप्रोच। चीज को इस तरह से दिखाया जाए कि उसका अच्छा बुरा दोनों नजर आए। ठीक है ना, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि बेसिकली अब एजुकेटर्स के बारे में अगर हम बात करें, एजुकेटर्स को आप कैसे देख सकते, क्या उनके रोल्स क्या है इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर या एजुकेशन सिस्टम के अंदर? एजुकेटर्स जो है ना वो बहुत क्रिटिकल पिलर हैं, तो उनके रोल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनका रोल होना चाहिए जिससे कि जो सिस्टम की कमियां हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग कमियां हैं वो वॉश आउट हो जाएं, या चलो इतनी ज़्यादा कमियां मे भी एकदम से तो नहीं वॉश आउट हो पाए, इंप्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप होने लग जाए, तो उस एजुकेटर्स को आप कैसे क्या? देखो, जो सबसे मेन चीज होनी चाहिए ना एक एजुकेटर में, वो ना फिनलैंड में एक प्रैक्टिस की जाती है। फिनिश लोग एक प्रैक्टिस करते हैं,
वहाँ टीचर्स अपने आप को प्रिपेयर करने में हमेशा ज़्यादा टाइम लगाते हैं। फिनलैंड इस चीज़ के लिए फेमस है, दैट्स वाई उनका एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में आता है, टॉप में आता है, बिल्कुल ठीक है, टॉप में आता है। तो वहाँ के टीचर्स कभी भी ये नहीं मानते कि वो टीचर है, वो अपनी लर्नर आइडेंटिटी को कभी भी नहीं छोड़ते, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने पे फोकस करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा टाइम अपना टीचिंग मेथड्स को रिसर्च करने में लगाते हैं। ओके। एवरी डे एवरी टीचर कम्स विद अ न्यू टीचिंग मेथड और कॉन्सेप्ट, मेथड अलग अलग स्टाइल्स ट्राई करने की वो कोशिश करते हैं, कहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है वो स्टूडेंट लर्निंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि क्लासरूम टाइम पे। यानी वो जो सिखा रहे हैं, क्या स्टूडेंट सीख रहा है, वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि भाई आना है आधे घंटे का लेक्चर लेना है और जाना है, वो नहीं, ठीक है ना। मैंने कुछ डिलीवर किया और आपको वो मिला ही नहीं, वो लूप ही नहीं कंप्लीट हुई, ठीक है। मैंने आपको कोरियर भेजा और आपको रिसीव ही नहीं हुआ, किसका फॉल्ट है? भेजने वाले भी हो सकता है और देने वाले का भी हो सकता है, जो बीच में दे रहा है। जो मेथड की आपने बात की वो भी गलत हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही गलत हो, आपने हो सकता है कि मेथड ही गलत उठा लिया हो आप। और अगली बार हम फिर से सेम गलती कर दें तो किसका फॉल्ट है? फिर तो सिखाने वाले का फॉल्ट है, फिर तो देने वाले का फॉल्ट है ना। मैंने आपको कुछ सिखाना चाहा और आप तक वो पहुंचा नहीं, ओके, डीप डाइव करें, हम देखें क्या प्रॉब्लम आई है और अगली बारी वो प्रॉब्लम कैसे नहीं आएगी, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बारी अपने एक फ्रेंड को एक पेन ड्राइव या कुछ डोंगल भेजा, उस तक नहीं पहुंचा। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा नहीं यार, अब तो ये नहीं पहुंचा है, मीन्स रास्ते में थेफ्ट हो गई, अब थेफ्ट को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो उसके बाद से मैंने क्या किया कि कभी भी मैं किसी को कुरियर भेजता हूँ ना, तो उस पर पहले कॉर्नर्स पे एक टेप करता हूँ और एक क्रॉस सिग्नेचर करता हूँ, जो मेरे बॉक्स पे और फिर उसके बाद टेप के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर होते हैं, उसके ऊपर फिर दोबारा से टेपिंग करता हूँ, तो सीलिंग हो जाती है बेसिकली, ठीक है, कि वो जो थेफ्ट का चांस है ना वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है उससे। सामने वाला भी अगर पैकिंग को कट करेगा तो वो सिग्नेचर्स आपस में मैच नहीं करेंगे, और सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि इसको रिसीव तभी करना अगर वो सिग्नेचर्स आपको ओके दिख रहे हैं, फोटोग्राफ भेज देता हूँ। तो यहाँ से कहीं ना कहीं थेफ्ट के चांसेस एक चेक लगा दिया, वो अवॉइड हो गया, ठीक है। उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई चीज मिस हुई हो, ठीक है। यानी हमने कुछ नया ट्राई किया, फिर से अगर कभी दोबारा सेम इंस्टेंस हो जाएगा तो फिर कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया चेक लगाओगे उसके, ठीक है, उस पे कुछ नया चेक लगाएंगे, ऐसे साथ ही चले देने ही साथ जा रहे हैं कि देख तो कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, अगर कुछ वैसा भी करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है। तो बट द थिंग इज कि जब मैंने कुछ डिलीवर करने की आपको कोशिश करी और आप तक वो पहुंची नहीं, द लर्निंग इज नॉट कंप्लीट, ठीक है ना। तो फिनिश लोग इस चीज की बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं कि वो जो देने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो सामने वाले तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके लिए वो क्लासरूम टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो किस चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो मोर रिसर्च पे डिपेंडेंट रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने पे अपना ध्यान लगाते हैं, ठीक है। कुछ बातें जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी कि एक जो टीचर है उसके 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स हो सकते हैं, फैसिलिटेटर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, कोच भी हो सकता है, वो स्टैंडर्ड सेटर भी हो सकता है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के रोल्स को परस्यू कर सकता है। एक अच्छे टीचर के लिए बड़ा जरूरी है कि वो सिचुएशन देखकर अपने रोल को अडैप्ट करे, सिचुएशन देखकर अपने रोल को बदल ले, बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे टीचर के लिए। और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फैसिलिटेटर की अगर बात करें तो फैसिलिटेटर एक ऐसा शब्द है जो कि स्टूडेंट को टीच नहीं करता है, वो बेसिकली उसको गाइड असिस्ट करता है, फैसिलिटेट करता है एजुकेशन। नाम इसलिए उसका फैसिलिटेटर, उसका नाम ही फैसिलिटेटर इसलिए रखा है क्योंकि वो सिर्फ उसको असिस्ट करता है, ठीक है। डेवे ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि एजुकेशन को सिर्फ फैंसी ना बनाया जाए। नॉर्मली आजकल यही हो रहा है कि शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, कलरफुल पोल्स हैं, ये है वो है, वो सिर्फ शाइनिंग ही दिखाई जा रही है, लेकिन बच्चा उससे सीख क्या रहा है? शायद बहुत ही कम चीजें बच्चा सीख रहा है, वो बस उसकी चकाचौंध से इंप्रेस हो जाता है, 5 मिनट का उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक है।
तो एक फैसिलिटेटर जो है ना वो लर्नर को फ्री छोड़ देता है कि आप सीखो, ठीक है ना, ही सेट्स द लर्नर फ्री टू लर्न एनीथिंग। ओके, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक बारी कार्ल रोजर्स, एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट रहे हैं। कार्ल रोजर्स ने एक बच्चे में देखा कि ये जो है ना क्लीनलीनेस नहीं रखता है, ठीक है ना। नॉर्मली अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रहा है तो आप क्या कहेंगे उसको? गंदगी में चला तो मे भी शायद उसको वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करता उस चीज़ को लेके और थोड़ा लेजी बोल सकते हैं उसको। नहीं मतलब कि उसको बच्चे को कैसे बताएंगे, कैसे कहेंगे कि गंदगी ना मचा? उसको उसके नुकसान बता के कैसे बताएंगे कि इससे डिजीज हो सकते हैं और आप कुछ खाओगे तो गंदे हाथ से खाओगे तो चलो ये भी अच्छा है, आप उसको उसके बेनिफिट्स दिखाएंगे, अदर साइड दिखाएंगे। अदर साइड दिखा देंगे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं ऐसे केस में? एक बच्चा जो क्लीनलीनेस नहीं रखता, मैं भी उसको थप्पड़ मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, उसको डांट देते हैं, ठीक है। लेकिन कार्ल रोजर्स की अपनी एक डिफरेंट अप्रोच रही है हमेशा टीच करते हुए। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बच्चे को कहा कि बेटा मुझे जो है ना क्लटर में रहना पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे क्लटर में रहना पसंद नहीं है, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसको क्लटर को दूर करने का? उसने उसे सॉल्यूशन ही पूछा, एक अलग तरीके से क्वेश्चन डाला। तो उन्होंने लर्नर को फ्री कर दिया अपनी लर्निंग के लिए। उन्होंने उसको गाइड नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्लटर नहीं मचाना चाहिए, गंद नहीं मचाना चाहिए, या आपको कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, कोई तौर तरीके नहीं बताए। उन्होंने लर्नर को फ्री कर दिया, ठीक है, उसी को सोचने के लिए मजबूर किया कि सोचो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कॉर्पोरेट मीटिंग्स में होता है, क्या आपके पास इसका, हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? आप ही बता दो सॉल्यूशन। उन्हीं से पूछ के उन्हीं को बोलते हैं कि अब इम्प्लीमेंट करो इसको। हाँ, उन्हीं से पूछ के उन्हीं को ही बोलते हैं, सेल्स वाले तो खास तौर पे। हाँ जी, आप कितना टारगेट अचीव कर सकते हैं? अच्छा, इतना कर सकते हैं ना, तो करो, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने नहीं उनको कुछ कहा कि भैया ये करो, आपने उनको एक ओपन एरिया दे दिया, थिंक अबाउट इट एंड देन इम्प्लीमेंट। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस, यानी ये फैसिलिटेटर का काम है। फैसिलिटेटर का काम उसको ज्ञान देना नहीं है, फैसिलिटेटर का काम ये है कि वो बच्चे को रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में डाले, ऑब्जर्व करने दे व्हाट इज द सॉल्यूशन, वेयर वी कैन गो। एक फैसिलिटेटर या एक टीचर को हमेशा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना चाहिए, कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अभी तो जो जजमेंट का तरीका है वो मे बी मार्क्स से है या बिहेवियरल है उसका। हाँ, चलिए ये तो चलो मार्क्स तो है ही है। इसके अलावा नॉर्मली होता है कि बेटा अगर आपने ऐसा तूने बदमाशी करी तो माइनस ये है, और अगर तूने ये अच्छा काम किया तो प्लस ये है, ठीक है ना। तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा करना है किसी लालच के लिए, वो बहुत गलत है। ये पेरेंट्स में भी देखा गया है, ये चीज पेरेंट्स भी करते हैं। बेसिकली वो भी है, तो पेरेंट्स भी एक तरह से फैसिलिटेटर ही हैं अपने बच्चे के लिए। बट ये चीज पेरेंट्स में भी बहुत देखी जाती है कि वो क्या करते हैं कि मार्क्स के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए, सबसे ज्यादा मैंने देखा है मार्क्स के लिए कि बेटा अच्छे मार्क्स लाओगे तो साइकिल मिलेगी। थोड़ा डर कई बार काम करता है, बट कहते हैं ना डिसिप्लिन शुड बी विदाउट डैमेज। वो इतना ज्यादा डर ना हो जाए कि बच्चा अपना जो औचित्य है, जो अपनी जो इनर सेंस है, जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसको छोड़ दे, ठीक है। थोड़ा डर कई बारी काम करता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत हल्का सा उसको स्कोल्ड करने में या बहुत हल्का सा उसको कहने में कि ओके नहीं ऐसा करेगा तो ये मार्क्स कट हो जाएंगे या वगैरह। लेकिन उसको अगर हम बेस ही बना ले, उसको पॉजिटिव रिगार्ड अगर हम दे ही किसी लालच में रहे हैं एवरी टाइम। मैं लालच की बात कर रहा हूँ ना कि आपको बोल दिया कि 90% मार्क्स लेके आओ साइकिल मिलेगी। हाँ, एग्जैक्टली वही पॉइंट है नॉट बी कि अगर आपने क्लास में टॉप किया तो आपको ये मिलेगा, ये यस। या टीचर ही कह रही है कि अगर ऐसा होगा तभी मैं प्यार करूंगी, ओके। तो देयर शुड बी अनकंडीशनल पॉजिटिव। आप जैसे हैं अच्छे हैं, आई एम विद यू।
आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आई एम देयर टू हेल्प यू। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं, उसी को टीचिंग का बेस बनाया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कॉल भी बोलते हैं कि बच्चों की जो मिस्टेक्स है ना, उसी को ही टीचर को बेस बनाना चाहिए और उस मिस्टेक के बेस पर ही उसको टीचिंग देनी चाहिए। ठीक है ना। फेलियर इज द की टू सक्सेस। बच्चा गलती कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है, वहां से आपको पता चलता है कि बच्चे के सीखने का तरीका क्या है। हाँ, मे बी उसकी लर्निंग टेक्निक ही गलत हो। हाँ, कॉल्ब ने लिखा है कि the mistakes of any student gives us information about how he learns. किसी बच्चे की जो मिस्टेक्स है ना, वो हमें बताती हैं कि एक बच्चा कैसे सीखता है। तो उन मिस्टेक्स पे उसको स्कोल्ड ना किया जाए, उन मिस्टेक्स को समझने की कोशिश की जाए कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, यानी इसका सीखने का तरीका क्या है, और उस तरीके को स्टेप बाय स्टेप सुधारा जाए। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वर्क्स मैजिकली। आप जैसे हैं, आप फैमिली में ही देख लीजिए ना, ये तो चलो बच्चों की बात है, अगर हम फैमिली की ही बात कर लें और आप अपनी वाइफ के साथ किसी कंडीशंस के साथ जुड़े हैं, तो रिलेशनशिप कभी चल नहीं पाएगी। आप बच्चों के साथ अगर कंडीशंस के साथ जुड़े हैं तो रिलेशनशिप कभी चल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। आप जैसे भी हैं एक्सेप्ट करना होगा, उनके अपने ओपिनियंस हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसा हो जाए या उन्हीं से ही सॉल्यूशन मांग ले कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आपके पास क्या सॉल्यूशन है, वही बात। ठीक है ना। मान लीजिए आपको अपने बच्चों की कोई हरकत पसंद नहीं आ रही, आप उनसे पूछ लीजिए कि बेटा ये चीज मुझे नहीं पसंद आई, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका। बजाय कहने कि ऐसा मत कर, अगली बारी तू ऐसा दिखा तो मैं पीट दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आप अपना नहीं बना रहे उस चीज से किसी को, आप जबरदस्ती उसको अपना ओपिनियन उस पर थोप के आप उसको अपना नहीं बना रहे। इंस्टेड आस्क, लेट हिम थिंक कि ये चीज उनको पसंद नहीं है तो क्या मुझे करनी, वो खुद सोचेगा कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब अगर उसके पास कोई सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन देगा, नहीं तो अपना ओपिनियन देगा आपको कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, मेरा अपना रीजन ये है, कुछ भी। अच्छा, आजकल मैं एक चीज देख रहा हूँ कि छोटा सा ट्रेंड है स्कूल्स में, जैसे कि मैंने आपके स्कूल में भी देखा ये चीज, वो बोलते हैं कि नहीं, करेक्ट नहीं करना है स्टूडेंट को, लेट हिम और हर डू व्हाट ही इज डूइंग। तो वो चीज गलत करेगा जब वो, आप उसको बोल नहीं सकते कि तू गलत कर रहा है, तो वो ठीक कैसे करेगा? नहीं, देखो अगेन वही चीज है, उसको ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं करना, और उसको डायरेक्टली ये नहीं कहना कि तू गलत है, उसको डायरेक्टली ये नहीं कहना कि आप गलत हैं। तो उसको कहने के तरीके अलग हो सकते हैं। उसको अभी जो मैंने जापानीज कल्चर की बात बताई कि वो उसको नोट्स बना के दे देते हैं कि देखो कहाँ गलती करी है, ओके, थिंक अबाउट इट, खुद से देखो क्या गलती हुई है, क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करनी है, बच्चे ने कुछ गलत कर दी, ठीक है ना, बच्चे ने जो एक्चुअल या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है और बच्चे ने गलत कर दी, ठीक है, बच्चे ने जो गलत इंग्लिश बताई है, आप उसका हिंदी मीनिंग लिख देना बोर्ड पे, बच्चे को पता चलेगा अच्छा नहीं ये कुछ गड़बड़ हुई है, बजाय उसको कहने के नहीं बेटा ये तू गलत है, नहीं बेटा तूने जो लिखा है ना उसका मीनिंग ये है। हमारा डायरेक्टली गलत नहीं बोलना उसको, आप डायरेक्टली उसको पॉइंट ये ना कहें कि भैया आप गलत हैं। गलत तो कैसे हो सकते हैं, वही बात आ जाती है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली बार बार, कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोई उनकी बात कही हुई एक समय के बाद गलत साबित हो सकती है, बट उसका मतलब ये नहीं है आइंस्टाइन गलत थे। सही गलत की कोई परिभाषा नहीं है सही मायने में, ये चीजें बदलती रहती हैं। आप कह देंगे कि नहीं आप गलत हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वो प्रूव हो जाए कि नहीं वो भी सही था। ठीक है ना। अभी क्वांटम साइंस ने जो मैजिकली बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे सामने आ रही हैं, बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हैं, चौंका देने वाली हैं। क्वांटम साइंस की जितनी भी चीजें हमारे सामने आती हैं वो एक अलग ही डायमेंशन है। कुछ लोग उसको धर्म से रिलेट करने लगे हैं, कुछ लोग उसको किसी चीज से रिलेट करने लगे हैं, लेकिन कुछ तो है ना, कुछ एक अलग डायमेंशन है वो।
उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। आइंस्टाइन नहीं मानते थे, बट यस आज की डेट में वो प्रूव हो रही है कि कुछ है। बिल्कुल ठीक है। तो वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि आप गलत हैं, उसको सोचने का मौका दें। अच्छा, जितनी डिस्कशन अभी हम ये कर रहे हैं ना ये वाली, इससे एक चीज़ तो निकल के आ रही है कि लर्नर से ज़्यादा जो सिखाने वाला है पहले उसको सीखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी वीकनेस मुझे आज के सिस्टम ये नज़र आ रही है, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई भी सिखाने के लिए नहीं सिखा रहा। हाँ, जो सिखाने वाला है उसको रिसर्च करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत। उसको ये मानने की जरूरत है कि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। क्योंकि अभी देखो ना, आप जिस तरीके से बच्चों के साथ बच्चा बनने की बात कर रहे हो, बेसिकली हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा उनको, उनकी गलतियां बच्चे बन के ही ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्टली देखो, पहले तो आपको उसके फिट में अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? वहीं से होगी जब आप किसी को अपने कदमों में उसकी जगह अपने आप को रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना, तभी तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या मिस्टेक्स हो रही है। तो यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें इनसाइड आउट लर्निंग को प्रमोट करना है। हमारे अंदर जो है वो बाहर आए। हमारी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, इनसाइड आउट लर्निंग। व्हाट इज इनसाइड शुड कम आउट एंड व्हाट इज आउटसाइड शुड गो इन। आउटसाइड इन लर्निंग का काम है एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का देने का। फैसिलिटेटर इनसाइड आउट लर्निंग को प्रमोट करता है। जब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात आती है वो आउटसाइड इन करता है, जो बाहर उसको पता है वो अपना ज्ञान आपको देता है और आप उसको अंदर लेते हैं, ठीक है ना। तो इनसाइड आउट का मीनिंग जो आपके अंदर है ना, पहले उसको बाहर फील करो, फील इट अप। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फैसिलिटेटर का। मैं बात कर रहा था शाइनी ऑब्जेक्ट्स की, अभी मैंने रिसेंटली बात करी। तो जब हम बहुत ज़्यादा शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं ना, तो हम बच्चे के जेन्युइन इंटरेस्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो वो जो कंटेंट्स और जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं बेसिकली, वो बच्चे के जेन्युइन इंटरेस्ट को नहीं कंसीडर कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको शांत रहना पसंद है, आपको ज़्यादा चकाचौंध पसंद नहीं है, और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाकर आपको अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बच्चा हो सकता है उस पर इम्प्रेस हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए 5 मिनट के लिए, लेकिन आपको पसंद नहीं है। तो मैंने आपके जेन्युइन इंटरेस्ट को तो कंसीडर नहीं किया, ठीक है ना। आपके लर्निंग स्टाइल को तो मैंने कंसीडर नहीं किया। तो बेसिकली मैं अपनी चीज़ आप पे ज़बरदस्ती थोप रहा हूँ, ठीक है। तो टीचर का, एक फैसिलिटेटर का ये काम है कि वो आपके लर्निंग स्टाइल को ध्यान रखे, ठीक है। लर्नर फोकस्ड होनी चाहिए जो एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, लर्नर फोकस से एक मैं चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि मान लो क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं या 30 हैं, तो मे भी 10 का तरीका एक हो, 20 का अलग हो, 10 का फिर अलग हो। तो ये केस में क्या, ये अगेन ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तो क्लासरूम, छोटी क्लासेस में क्लासरूम साइजेस बहुत बड़े हैं। 30-40 तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मिनिमम इतने बड़े क्लासरूम्स में एक्सपीरियंशियल लर्निंग देना टफ हो जाता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप क्लासरूम को डिवाइड करें, डिस्कशंस को प्रमोट करें, सेमिनार का एनवायरनमेंट बनाएं जहां अलग अलग लर्निंग स्टाइल के लोग बैठकर ग्रुप्स बना दें हम, ठीक है, जिसमें अलग अलग लर्निंग स्टाइल के लोग बैठकर अपने ओपिनियंस को रखें। उसको हम बोलते हैं सेजिस प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है सेमिनार अप्रोच टू जनरल एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप। ओके, ठीक है। सेजेस प्रोग्राम में अलग अलग लर्निंग स्टाइल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको कोलैबोरेट कर दिया जाता है। फिर एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाता है कि क्या एक्टिविटी हम करा रहे हैं, उसके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में किस लर्निंग स्टाइल के लोगों का होना जरूरी है। ओके, वो ग्रुपिंग हो जाती है सेम इंटरेस्ट के लोग, तो उनको खास तौर पे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। बाकियों को भी किया जाता है, लेकिन उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस बच्चे का क्या लर्निंग स्टाइल है, कौन बच्चा कैसे सीखता है। तो ये जो अलग अलग तरह के हम जो ग्रुप्स बना लेते हैं बच्चों के, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे होता है एजुकेशन को डिलीवर करने का, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि बड़े क्लासरूम्स भी अगर हैं 30, 35, 40 बच्चे भी हैं Yes. तो वो लोग भी इक्वली इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो एक्टिविटीज को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि 3 या 4 मल्टीपल लर्निंग जो स्टाइल्स हैं उनको हम एंगेज कर सकें। ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें कई बारी कोशिश की जाती है कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वाला प्लस थिंकिंग वाला प्लस एनालिटिक्स वाला एनालिसिस वाला प्लस इमेजिनेशन वाला 4 लर्निंग स्टाइल्स को एंगेज कर दिया जाता है किसी एक्टिविटी में। किसी एक्टिविटी को इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें इनिशिएशन, फिर हमारा फीलिंग, इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये 4 लर्निंग स्टाइल्स इन्वॉल्व हो रहे हो। तो एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने से पहले ही या सेमिनार्स को बनाने से पहले ही देख लिया जाता है कि उसमें कौन कौन सा लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व हो सकता है। उसके हिसाब से हम क्लासरूम को ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये होता है हमारे यूज होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखो इंडिया में तो मैं नहीं मानता कि कुछ खास इस हिसाब से होता है। वही उसके लिए टीचर को पहले से रिसर्च करके आना पड़ेगा, पहले अलर्ट होना पड़ेगा। टीचर को भी नॉलेज होनी चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। वो लर्निंग देना टीचर को बहुत चैलेंजिंग है, माहौल नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ टीचर कोई भी बन जाता है, जिसको कुछ नहीं आता ना, वो हमने पहले भी बात करी थी, जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर है। जो कहीं नहीं जॉब लगा ना, टीचिंग की जॉब तो पक्का है। अच्छा, इसमें एक चीज और है ना, हम लोगों ने भी स्टैंडर्ड्स डिसाइड नहीं किए हुए ना टीचर के। हम भी तो हर एक को ये सब, हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स ये डिसाइड किए हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज। वो तो सब्जेक्ट मैटर हो गया। वो मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज ही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। हाँ, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमें एक अच्छा टीचर, मैं अगर एक डेफिनेशन आपसे पूछूं कि अच्छे टीचर में आप क्या देखते हो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सॉरी, क्या क्या चीजें आप देखते हो एक अच्छे टीचर के अंदर? देखो, अच्छे टीचर के लिए फिर से जापान पे चलते हैं। हाँ, वहीं से मिलती है अच्छी चीजें। एक टीचर जो कोलैबोरेट कर सके, जो मिलकर चल सके, बच्चों के साथ ऐसा एनवायरनमेंट ही ना लगने दे कि वो टीचर है वो बच्चा है। ठीक है, सही मायने में तो टीचर वही है जो बच्चे के लेवल तक जाकर बच्चे को टीचिंग दे। सही मायने में टीचर वही है। सबसे बड़ी बात जो जापान से हम सीखते हैं, जापान के सभी टीचर्स, मान लो आप टीचर हैं और मैं टीचर हूं वहां एक स्कूल में, वहां का एक नियम है, आप मेरे टीचिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज करेंगे और उसमें से उसको इंप्रूव कराने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी टीचिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज करूंगा, क्रिटिसाइज इन द सेंस की पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, उसको इंप्रूव करवाने के लिए। उसमें क्या वहां का कल्चर ही ऐसा है। स्कूल्स में अगर आप किसी भी स्कूल में चले जाएंगे ना, तो वहां ये एक रूटीन प्रैक्टिस है कि टीचर्स एक दूसरे के टीचिंग स्टाइल्स को क्रिटिकली इंप्रूव कराने की कोशिश करते हैं। उनके देखती हैं कि किस पर्टिकुलर बंदे में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, और उससे वो इंप्रूव करते हैं। वो बार बार ये चीज टेस्ट करते रहते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस काम कर रही है, और क्या काम कर सकता है। दे कीप ऑन टेस्टिंग दिस थिंग। कौन सी टेक्निक से बच्चा सुधरा, उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट पर सेम टेक्निक लगाकर देखेंगे, नहीं सुधरा तो इन 2 बच्चों में डिफरेंस क्या है, उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे। वो बच्चा किस चीज से सुधरा, उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे। इस तरह से वो बार बार टेस्ट करते रहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट करनी है उसको टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे हैव। और यहीं से उनके जो इतनी सारी बुक्स निकल के आती हैं, बहुत सारी नॉलेज जो जापान दुनिया को दे रहा है, इकिगाई दे रहा है और बहुत सारी चीजें दे रहा है, वो बार बार टेस्टिंग और उसके डीप डाइव करने की जो उनकी आदत है ना, वहां से आती है ये चीजें। हम कल्चर में फंसे रह जाते हैं। हम लोग 8 घंटे पूरे करने में लगे रहते हैं ना, 8 घंटे पूरे हुए, 6 घंटे पूरे हुए, खत्म। हम लोग सिर्फ अपने रिलीजन और कल्चर में फंसे रह जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करके वेदव्यास बनने लग जाते हैं। ठीक है, किसी जमाने में वेदव्यास जैसे लोग हमारे यहाँ हुए थे, अब वो लोग वेदव्यास हैं। उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं, इतना डीप डाइव करके इतनी नॉलेज दुनिया को दे दी है जिसका कोई थ्योरेटिकली तो मुझे नहीं लगता कि जापान से ज्यादा बुक्स किसी ने टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जापान, यूएसए, जर्मन,
दे आर बेस्ट। ठीक है ना। बिल्कुल। आज के डेट में जो बेस्ट नॉलेज है जापान से आती है या फिर यूएसए से आती है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं कि वाकई में, या फिर ब्रिटेन से आती है, ठीक है ना। तो दीज पीपल आर डीप डाइवर्स। वक्त बदलता रहता है, दुनिया गोल है, बिल्कुल। वो कभी नॉलेज हमारे इधर थी, अब वो नॉलेज उधर है। एक्चुअली आएगी ये हमारे पास, चेंज होता रहता है। जहाँ के लोग अपने आप को भूल कर फालतू की चीजों में लग जाएं, वहाँ नॉलेज खत्म होने लग जाती है। हो सकता है आने वाले समय में यूएसए का वो हाल हो, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि वो ईगोइस्टिक हो जाएंगे। हो सकता है उनको, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा लगने लगे कि हमें तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली हमें तो सब कुछ आता हो है। गया वहाँ पे ऐसा बहुत हद तक। हाँ, काफी हद तक ऐसा हम देखते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो लोग उतना डीप डाइवर्स नहीं है, वो डीप डाइवर्स नहीं है। वो बिलीव करते हैं सिर्फ आज में जीने में। जो अब वापस से एशिया की तरफ रुख आ रहा है इस चीज का। अब हम लोग वापस से सोचने लगे हैं, अब हमारे मंगलयान जाने लगे हैं और उनसे आगे निकलने लगे हैं। अभी मैं कल परसों एक पॉडकास्ट ही देख रहा था, एक ब्रिटिश करके, ब्रिटिश का ही था वो सिटीजन। वो दालचीनी के फायदे बता रहा था। वो दालचीनी के फायदे बता रहा था। दैट मीन्स वो घूम के आ तो इस साइड रहे हैं। अभी तक वो लोग मानते नहीं थे इस चीज को कि ऐसा कुछ होता है। तो वो जब मैंने उसको पूरी डिटेल में गया तो वो आधा आयुर्वेद लेके बैठा हुआ था अपने पास कि ये आपकी किचन में ही से ही 8-10 चीजें। ये वही चीज है ना कि आप दूसरों से सीख के अब अपने आप को उस जैसा बनाने लगे हैं। ये वही सर्कल वाली, ये वही सर्कल वाली बात है। उसको लगता है ये और हमें लगता है वो। हम यूएसए के को फॉलो करते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं। स्टार्ट कर दिया उन्होंने बहुत हद तक फॉलो करना। अब जितने भी आप, वो लोग मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना चाहते। आप देखो कि एक तो मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि ना प्रोडक्शन है और जो है भी वो बहुत महंगी है। तो अल्टरनेटिव्स के ऊपर जा रहे हैं, वो आयुर्वेद की तरफ घूम रहे हैं। तो मैं आई वाज शॉक्ड जब मैंने देखा कि वो आदमी दालचीनी लेके बैठा हुआ है और उसके फायदे बता रहा है। आपको पता है एंटी वैक्सर्स भी सबसे ज्यादा यूएसए में है। ये वो लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल एंटी वैक्सर बोलते हैं इनको। और दुनिया में इतने ज्यादा एंटी वैक्सर्स यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स में आपको मिलेंगे। अभी कोविड वैक्सीन पे भी तो कितना बवाल हुआ ना। वो फुटबॉल प्लेयर था, वो बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है ना, बात वही है ना कि चेंजेस हैं वो किस तरह से आप चाह रहे हो होना सोसाइटी के अंदर। अब बात हुई थी टीचर्स की, हम बात कर रहे थे। आजकल जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाता है। अगेन वही 4th-5वीं बार जो है ना ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने टीचर्स के ना स्टैंडर्ड्स को बहुत ही लो बना दिया है कि कोई बात नहीं भाई, हमें एक मैन पावर चाहिए अपने स्कूल के अंदर या अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। एक मैन पावर होनी चाहिए जो बच्चों को संभाल ले। बस उनको दिखना चाहिए, एक फेस दिखना चाहिए, वो क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या नहीं सिखा रहा। हमने उस चीज में जाना ही बंद कर दिया। एग्जैक्टली। जापान में ना एक प्रैक्टिस होती है, उसको बोलते हैं नेरियच। उसका मीनिंग है कि वो स्टूडेंट के आइडियाज को टीचिंग प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट के आइडियाज से ही वो लर्निंग गोल्स को अचीव करते हैं। लर्निंग गोल्स यानी कोई एक टॉपिक पढ़ाना है तो वो क्यों पढ़ाना है, उसमें स्टूडेंट्स के आइडियाज का बहुत ज्यादा वेटेज होता है उनका। स्टूडेंट आइडियाज जैसे कोई कुछ एक्सप्लेन करो, इसको मैं समझ पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग मेरी चीज में बन नहीं पाई। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के माइंड में कोई आइडिया है किसी चीज के बारे में, ठीक है, उसी से ही लर्निंग गोल स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट को आइडिया आता है कि ये करके प्लास्टिक का वेस्टेज कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वुडन स्ट्रॉज यूज करके प्लास्टिक के स्ट्रॉ से हम बच सकते हैं। स्टूडेंट के माइंड में आइडिया है। अब वहीं से एक लर्निंग गोल नया क्रिएट हो जाएगा। लर्निंग गोल क्या होगा कि अब ये वुडन स्ट्रॉ को बनाना सीखा जाए और ट्राई किया जाए, क्या वाकई में ये कामयाब होता है, क्या ये एप्लीकेबल है, क्या इसका कहीं रेलेवेंस है, कितना बेनिफिट है, उसके बारे में एक केस स्टडी होगी। ठीक है, उस पर पूरा एक स्टीम सेशन होगा जिसको हम बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। उसका एक पूरा स्टीम सेशन होगा, ठीक है। अभी बच्चे ने आइडिया दिया है, अब उसमें साइंस क्या है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लग सकती है, ठीक है, उसमें क्या इंजीनियरिंग लग सकती है, उसको हम आर्टिस्टिकली हम कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उस स्ट्रॉ को अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्या मैथमेटिक्स लगेगी उसमें, वो सब चीज़ों के बारे में वो फिर केस स्टडी करते हैं।
तो वो जो अभी आइडिया आया ना, स्टूडेंट का आइडिया आया, उसी को ही वो लर्निंग गोल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं नेरियज। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जापानीज स्कूल्स के अंदर। तो जापानीज स्कूल्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ है वहां से जो आप सीख सकते हैं। ठीक है, नहीं, मैं एक चीज समझना चाह रहा था, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी रहेगी जो हमें जापान से सीखना पड़ रहा है। हम तो बहुत ही डेवलप्ड एक उससे निकल के आए हैं, एक डेवलप्ड ही हमारे सिस्टम में कमी ही ये रहेगी कि हमने अपना छोड़ दिया। दैट्स द पॉइंट। यहीं पे मैं लाना चाह रहा था आपको, आप डायरेक्ट ही आ गए वहां पे। हमने अपना छोड़ दिया, अपना छोड़ दिया, जो हमारा था वो हमारा नहीं है। इतना रिच कल्चर होने के बावजूद आज हम जापान डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम कहीं ना कुछ हमने बहुत अच्छे से मिस किया है। देखो ऐसा है कि ये जर्नी तो बहुत लंबी है, 8-10 हज़ार साल पुरानी जर्नी है। ये आर्यंस की, द्रविडियंस की रेस, ये आर्यंस ही घूमते फिरते उधर पहुंचे। ठीक है ना, अब डीएनएस में बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, सिमिलैरिटी निकल के आती है। उसमें दो अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ओरिजिनल आर्यंस जो है वो अपना वेस्ट में पहले पैदा हुए, यूरोप में पैदा हुए और वहां से इधर आए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ओरिजिनल आर्यंस यहाँ थे और यहाँ से वो उधर यहाँ से ट्रैवल करते करते मैं भी यही मानता हूँ वैसे पर्सनली। ठीक है, वो हमारे ओपिनियन से कुछ नहीं होगा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेटास आते चले जाएंगे, उन डेटास की चीज बहुत बाद में क्लियर होगी, बहुत बाद में पता चलेगी, तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा। देखो ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ खास ही था भाई, इसी लैंड पर ही आदमी को पैदा होना था पहले। क्या पता आदमी इस धरती पर किस किस पॉइंट पर पैदा हुआ होगा और वो कैसे कैसे ट्रैवल करता हुआ कहां पहुंच गया। मेरा मानना ये है जो लिविंग कंडीशंस थी वो एशिया की ज्यादा अच्छी थी कंपैरेटिवली यूरोप और उस साइड जो हमारा वेस्ट में था। उसके बारे में भी हम नहीं कह सकते। अगर आप नवल युवा हिलारी जी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, पहले सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जॉइंट थे, बट स्टिल सब एक एरिया तो रहा होगा ना कोई ना कोई। सब कॉन्टिनेंट्स जॉइंट थे। उसमें ये भी कहा जाता है कि अफ्रीका में पहले मैन आया। ठीक है ना, अफ्रीकन जो कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी थी, एशिया की कंडीशंस बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो उसके बारे में भी कोई हम exactly नहीं कह सकते। डायनासोर्स ने राज किया कम से कम 1.5-2 लाख साल पहले, उसके बाद डायनासोर्स खत्म हो गए, धरती में बहुत चेंजेस आए। ठीक है, प्लेट्स जो है ना वो डिवाइड हो गई उसकी। ये फुल कूलिंग एंड फुल हीटिंग प्रोसेस से भी अर्थ कई बार निकली है। बिल्कुल नहीं। अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ग्लोबल कूलिंग भी आएगा और इससे पहले भी ग्लोबल कूलिंग आ चुका है। तो एक्चुअली ये जो अर्थ है ना, ये पूरे यूनिवर्स का इतना सा भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, एक बैक्टीरिया जितना है। ठीक है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने उनसे क्यों सीखना शुरू किया या उन्होंने हमसे क्यों सीखना शुरू किया। ये तो चीजें बदलती रहती है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भारत देश है तो ये कुछ खास है या ये अमेरिका है तो ये कुछ खास है। एक्चुअल में तो ये टुकड़े हैं ना उस अर्थ के, ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, हर जो पार्ट है उसकी अपने समय पर इंपॉर्टेंस रही है। ठीक है, आप घर के अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, एक परिवार होता है, परिवार में किसी एक पर्सन की कभी इंपॉर्टेंस होती है, कुछ टाइम बाद किसी दूसरे पर्सन की इंपॉर्टेंस हो जाती है, वो ज्ञानी बन जाता है। कुछ टाइम बाद फिर किसी और की हो जाती है इंपॉर्टेंस। द एरा कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, उसी तरह से कभी हमने उनसे सीखा होगा, कभी उन्होंने हमसे सीखा होगा, कभी यहाँ के लोग वहाँ गए होंगे, कभी वहाँ के यहाँ आए होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक हाइप्स बनाए जाते हैं कि ये भारत देश है जहाँ से इंसानियत की शुरुआत हुई है या ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है, साइंटिफिक डेटास बहुत अलग बात बोलते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि क्या एक्चुअल रियलिटी रही होगी। हाँ, पर ये है कि बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ है, तो वहां से ये चीज तो सिद्ध होती है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ये जो लैंड है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। बट यहाँ से वहां से यहाँ कैसे हुआ, वी डोंट नो। बट एक्चुअली जो पॉइंट था वो ये था कि वी आर फ्रॉम अ रिच कल्चर। हम एक बहुत ही मतलब रिच कल्चर से और ऐसी विरासत से हैं हम लोग कि अब हमने उसको छोड़ा तो ये सब कुछ हुआ। जहां हम अब ढूंढ रहे हैं कि कैसे टेक्निक्स को बेटर करें। कभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है ना पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड भी क्या पूरे अर्थ के ऊपर मैं कहूंगा सबसे अच्छी थी। नालंदा विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, जहाँ पे जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया या बाय जो भी चीजें हुई वहां पर, तो वो क्या था कि वहां पे ऐसी ऐसी चीजों की रिसर्च ऑलरेडी करके रखी हुई थी
जो कंटिन्यू नहीं हो पाई, मे भी हम उन चीज़ों से दूर हो गए, या कुछ तो हमसे रिसोर्स हटा दिए गए कुछ हमारे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि पहले गुरुकुल सिस्टम था, तो ब्रिटिशर्स ने उसको खत्म किया और कॉन्वेंट स्कूल चला दिए, ठीक है। कुछ क्या किया जो हमारे पास भी था, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल सकता था, हमने उनको आउटडेटेड बोल के जो है ना हम हट गए वहां से। तो ये चीजें मिक्स होकर आउटकम जो है ना वो आज वाला आउटकम है कि हम जो है ना अधूरा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, तो ठीक है, या हमें अगेन रिसर्च करने की जो है वो जरूरत महसूस हो रही है। तो ये गैप जो है ना, इसने बहुत हमारा नुकसान किया। ये देखो, इस सब की शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। जब कोई कल्चर बहुत ज्यादा अपने आप में वास्ट हो जाता है ना, समृद्ध हो जाता है, जब समृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। महाभारत में आप देखेंगे कौरवों के पास सब कुछ था, बट कौरवों को ऐसा लगने लगा कि ये हमारे लिए, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय छीना छट्टी में लग गए। ऐसा आप हर स्टोरी में ये देखेंगे कि जब नेक्स्ट जनरेशन आती है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आती है, मैंने वही बात बोली कि अमेरिका के अंदर भी वो जो लेबरस जनरेशन थी अब्राहम लिंकन वाली, अब वो जा चुकी है। जापान के अंदर भी वो जो लेबरस जो जनरेशन थी वो जा चुकी है। अब जापान का जो पूरा एम्फेसिस है पोर्नोग्राफी और बहुत सारी चीज़ों पे, अनाप शनाप चीज़ों पे जो है उनका शिफ्ट होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो जो एम्फेसिस है नेक्स्ट जनरेशन का, वो उन वैल्यूज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको जब मिल गया, एक्चुअली कोई भी बच्चा, आप बताएं कोई बच्चा कब ज्यादा सीखता है, अगर उसको स्ट्रगल ज्यादा दिया जाए या फैसिलिटी ज्यादा दी जाए? ऑब्वियसली, ठीक है ना, स्ट्रगल दिया जाए, स्ट्रगल में रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन उसका ज्यादा होगा। अगर फैसिलिटीज उसको दे देंगे तो वो इतना नहीं सीखेगा, उसको क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, उसको प्लेटफॉर्म तो मिल गए, एनवायरनमेंट तो मिल गए, बट वो हसलर नहीं बन पाएगा। वो कहते हैं ना, पुराने हमारे कहावत है कि सपूत को बना के देने की जरूरत नहीं है, वो खुद बना लेगा। कपूत को वैसे देने की जरूरत नहीं है, वो बनाया हुआ जो है गवा देगा। तो वो कहीं ना कहीं चीजें जो बनाई गई हैं, बड़ी सोच समझ के ये चीजें बनाई गई। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का, कि हम बच्चे को पका पकाया सब कुछ दे ना दे, उसको आंसर्स निकालने की आदत होनी चाहिए, ठीक है ना। जिसने स्ट्रगल किया, कहते हैं ना स्प्रिंग को जितना दबाओ उतना उछाल आएगा, और अगर हम थोड़ा सा दबा के छोड़ देंगे ना तो वो बाउंस करता रहेगा, ठीक है ना। वो बाउंस ही नहीं बनाना हमने। अगर स्प्रिंग को पूरा दबाकर, प्रत्यंचा को पूरा चढ़ाकर छोड़ा जाए तो वो बहुत दूर जाती है। तो हम अब ये मान सकते हैं कि जो आज वाली जो हमारी जनरेशन है, उसने इसलिए गवा दिया क्योंकि बना बनाया था उसके। एग्जैक्टली, वो तो होता ही है ना। आप अच्छे घरानों में देखेंगे जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, आज थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन अगर है तो डाउनफॉल पे है, ठीक है। लाइक गोदरेज का आप एग्जांपल ले सकते हैं, आज उतना बड़ा नाम नहीं है गोदरेज का, ठीक है। HMT है, जो HMT है, इस टाइम पे जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आज उतने बड़े नहीं हैं जितने कभी हुआ करते थे, जितने स्टार्ट हुए थे कभी। बहुत सारे नए ग्रुप्स आ रहे हैं, हसलर्स हैं जिनको बचपन से पका पकाया मिला नहीं, भूख ज्यादा थी, वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो लोग ग्रो कर गए जिन्होंने एक टाटा का सपना देखा, HMT का सपना देखा, बट उनके पास था कुछ नहीं, तो उन्होंने खुद से बनाना स्टार्ट किया। तो वो आप ये देखिए ना कि अभी एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पर, द सोसाइटी ऑफ स्नो के नेम से, ठीक है। वो उन विमान जो फ्लाइट 571 थी, जो 1972, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो इट वाज 1972 में एक फ्लाइट क्रैश हो जाती है, उस पर बेस्ड है। और विमान में जितने लोग थे वो सब लोग, जो फ्लाइट थी वो कहीं स्नो में जाके क्रैश होती है स्पेन में, ठीक है। 70 डेज तक बाकी सब लोग तो मर गए, 16 लोग लास्ट में जिंदा बचते हैं। 70 डेज तक वो जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहे, हिम्मत हारे बिना अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहे। वो अलग अलग तरीके से सरवाइव करने की कोशिश करते रहे। उसमें एक बहुत घिनौनी चीज भी हुई, कैनिबलिज्म रहा उसमें, ठीक है। मैन ईटेड मैन, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। अपने ही फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को उनको खाना पड़ा जो डेड हो गए थे, बट जस्ट टू सर्वाइव दे लर्नड दैट। वो पहले से तो सीख के आए नहीं थे। जब सिर पे पड़ती है तो आप बहुत सारी चीजें नहीं सीखते हैं,
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको अगर स्ट्रगल में डाला जाएगा, किसी किसी सिचुएशन में डाला जाएगा, तभी आप उससे बाहर निकलने के कुछ ऐसे तरीके ढूंढेंगे, ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे कि आप उस कुछ नया इनोवेट करके आएंगे वहां से। ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने ट्राई करी और ट्राई करने के बाद फाइनली 16 लोग लास्ट में बचते हैं उसके अंदर। 70 डेज मायने रखता है। आप एक आइस पर जाके गिर गए हैं, एक फ्लाइट आपका क्रैश हो गया है, एंड स्टिल आफ्टर 70 डेज आप जिंदा निकल के आते हैं। बहुत बुरी हालत थी उनकी, कई दिन तक उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहा, बट यस एवरीवन सर्वाइव्ड। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें उन्होंने करी उसमें। अब अगर आप देखेंगे नेटफ्लिक्स पर तो अमेजिंग, बहुत बढ़िया रियलिटी बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री टाइप से आप कह सकते हैं। तो मैसेज ये है कि ग्राउंड लेवल से सीखना स्टार्ट करना चाहिए खुद। हाँ, ग्राउंड लेवल से सीखना स्टार्ट करना चाहिए, पका पकाया बच्चे को नहीं देना चाहिए। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरओ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर। ठीक है, हम बार बार आरओ की बात करते हैं। आरओ का मतलब सिर्फ कोई स्लाइड्स पे आरओ बनाकर दे देना नहीं है। आरओ मीन्स रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करें क्या आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने आप को आईने में देखें, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या आपके गोल्स हैं, क्या पर्पसेस हैं, क्या अचीव करना है, कहाँ आपको पहुँचना है। बहुत सारी हज़ारों चीज़ें फाइंड आउट करना है। यस एग्जैक्टली, खुद से आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बीच में पूछना चाह रहा था, प्लानिंग का क्या रोल रहेगा इसके अंदर? प्लान कुछ है इसके अंदर? कुछ प्लानिंग आपको पहले से लेके चलनी पड़ेगी, कुछ माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रहा हूँ और एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग? देखो, विदाउट प्लानिंग तो कुछ भी नहीं है ना। हमने पहले ही बात करी कि टीचर को प्रिपेयर करना चाहिए, पहले ही इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करके आनी चाहिए उसको। वो प्रिपरेशन प्लानिंग का ही पार्ट है। एक बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, बेस बनाना पड़ेगा ना। तो प्लानिंग तो मैनेजमेंट का भी फर्स्ट पार्ट रहता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स है मैनेजमेंट के। तो उसमें भी पहला ही पार्ट यही रहता है। तो विदाउट प्लानिंग तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप प्लान क्या करेंगे? आप प्लान कंटेंट को करेंगे, आप प्लान टीचिंग मेथड को करेंगे, आप प्लान ये करेंगे कि स्टूडेंट को कैसे सिटिंग अरेंजमेंट क्या करना है। ठीक है, आप प्लान टाइमिंग का करेंगे, कितनी देर आपने क्या किस मेथोडोलॉजी से टीचिंग देनी है। बेसिकली प्लानिंग है माइंडसेट की, कि पूरा माइंड आप एक बना के चलो कि मुझे एक क्लास के अंदर जाना है तो मुझे सबसे पहले क्या क्या चीजें करनी है। जो होगा वो तो सब्जेक्ट टू कंडीशन ही होगा, वो तो जो होगा, जो रिजल्ट पार्ट होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा, वो तो जो सब्जेक्ट टू कंडीशन, जिस तरह का कंटेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे एग्जांपल्स निकल के आएंगे, वैसे थ्योरीज निकल के आएंगी, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट जस्ट अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, किस एनर्जी के साथ जाना है, वो चीजें कैसे वो तो देखो, एनर्जी तो कैसी है ना कि अगर आपके माइंड में आपकी कुछ घर गृहस्थी की या फैमिली की कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं तो आप ऑब्वियसली सी बात है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली प्लानिंग तो अपने माइंड, टीचर को अपने माइंड को ही अलर्ट तैयार करने की प्लानिंग है कि वो तैयार होकर जाए कि मुझे क्लास में जाना है, अपना सब कुछ छोड़ कर जाना है। ठीक है, अपना इनसाइड आउट टीचर को निकालना है सबसे पहले। तो जो उसके अंदर चल रहा है उसको बाहर कर दो। ठीक है ना, और जो करने जा रहे हैं उसके लिए वो सोचना शुरू करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट तो प्लानिंग से होगा, और प्लानिंग वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बिल्कुल। अब देखिए, हमने बात की प्लानिंग की, हमने बात की रिसोर्सेज की, हमने बात की कि कहाँ पे गैप्स जो हैं क्रिएट हो रही हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के लिए किस अप्रोच पे या किस थ्योरी के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। सब चीज़ों को कोलैबोरेट करना है, अगर हमें सब चीज़ों के ऊपर काम करना है, एक साथ स्टार्ट करना है, तो what will be the first step and what will be the approach, what will be the theory, ये इस चीज को हम कैसे लेके चल सकते हैं? देखो, फर्स्ट स्टेप, सपोज फर्स्ट स्टेप की बात करें कि अगर हमने सब कुछ सोच लिया, समझ भी आ गया कि क्या करना, तो what will be the first step, हमें करना क्या है सबसे पहले? ये बिगनर्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सब कुछ समझ में आ गया, हमारे हम जो बात कर रहे हैं वो समझ में आ गई कि ऐसे होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहला चेंज जो उनको अपने एजुकेशन सिस्टम में करना है या अपने ही लाइफस्टाइल में करना है, किसी भी चीज में सबसे पहली चीज जो है ना, वो क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग की आदत डालनी है, या जिसको हम डिफरेंट थिंकिंग भी बोल सकते हैं, कुछ अलग तरह से सोचना, या 360 डिग्री से सोचना।
ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव्स पर जाना, एक कॉइन के दो साइड्स हैं तो दोनों को देखना, वन साइडेड अप्रोच ना लेकर चलना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। भगवान राम को लोग 3 अलग अलग तरीके से मानते हैं। एक वो तबका है जो ये मानता है कि वो भगवान थे पहले से ही और उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा तबका है जो मानता है कि वो एक अच्छे इंसान थे, और तीसरा तबका है जो ये मानता है कि ये माइथोलॉजी है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। आपका इन तीनों के बारे में क्या ओपिनियन है, फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा। देखो, तीनों ओपिनियन जो है ना एक डिफरेंट थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज तो ये है, जो लोग भगवान मानते हैं वो लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वो एक सुपर पावर की वजह से हुआ, या जो लिखा हुआ था वो हुआ, या वो उसको एक शिक्षा की तरह मान के उसको भगवान उन्होंने मान लिया उस चीज को। तो बेसिकली मैं अगेन रिपीट करूंगा कि वो थिंकिंग लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी थिंकिंग किस तरह की है। दूसरे की अगर हम बात करें तो शायद मैं भी दूसरे से ही एग्री करता हूँ कि वो एक महान इंसान थे, जिन्होंने, अगर वो भगवान भी थे तो वो आए धरती के पे इंसान के रूप में, वो भगवान बन के नहीं आए थे धरती के पे। उन्होंने वो सब काम किए जो एक आम इंसान करता है। उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने जब लड़ना था वो लड़े, जब उन्होंने अपना माता पिता की आज्ञा मानने का था तो उन्होंने मानी। वो 14 साल जंगल में भी रहे। अगर उनको यही दिखाना होता कि मैं भगवान हूं तो वो चुटकी में जाके सब कुछ ठीक कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ना वो, और तीसरी वाली जो थॉट प्रोसेस है, तीसरे वाली वो थॉट प्रोसेस है जो लोग नहीं बिलीव करते कि कुछ ऐसा हुआ होगा। वे भी वो ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ऐसे कैसे हो गया। मे बी वो लोग वो भी हो सकते हैं जिनको उनके क्वेश्चंस के सही आंसर नहीं मिले, तो उन्होंने एक अपनी थियरी बना ली कि नहीं भाई ये तो मैं दोनों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इसके साथ जाऊंगा। तो आम जनता को इन तीनों में से किस पे बिलीव करना चाहिए? स्टोरी नंबर 1, स्टोरी नंबर 2 और स्टोरी नंबर 3। देखो, अगर तो आप बहुत ज्यादा फैक्ट में बिलीव करते हो, इक्वेशंस में बिलीव करते हो, तो लोग तीसरी वाली उसके साथ ज्यादा जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा आप बिलीव नहीं करते इन चीजों में कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सब भगवान कर रहा है, तो वो पहले नंबर वाले के साथ जाएंगे। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान ने तो जो डिसाइड कर रखा है वो कर ही रखा है, बट हमें भी कुछ अपने एंड से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। भगवान ने आपको पैर दिए हैं ना, तो वो तो कहेगा नहीं कि उठ के चलो, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो वो लोग जो है दूसरी थ्योरी के साथ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमने 3 अलग अलग साइड्स उसकी देखी और तीनों को समझने की हमने कोशिश करी, ठीक है ना। यही है बेसिकली 360 डिग्री। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते तो मेरा ओपिनियन होता है मैं स्टेप 2 के साथ, स्टोरी 2 के साथ जाता। क्यों? उसका रीजन है जो चीज ज्यादा लोगों को या पूरे मानवता को फायदा पहुंचा सकती है, मैं उसके साथ जाऊंगा। अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उस स्टोरी के साथ जाऊंगा जो स्टोरी ज्यादा बड़े लेवल पर मानवता को फायदा पहुंचा सकती है। आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सी स्टोरी ज्यादा बड़े लेवल पे फायदा पहुंचा सकती है? सेकंड वाली बेस्ट होती है ज्यादा। स्टोरी नंबर 1 में क्या है कि हमने मान लिया कि वो एक भगवान थे और हम उनकी पूजा करते हैं, काम खत्म। हमने सीखा कुछ नहीं उनसे, हमने करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दिन रात आरती उतारें और काम हो गया। स्टोरी नंबर 2 के साथ मैं इसलिए जाना चाहूंगा, हो सकता है कि तीनों ही स्टोरियां गलत हो सकता है उनमें से कोई 2 हो सकता है कोई एक हो, आई डोंट नो, बट मैं उसके साथ जाना चाहूंगा जिसका बेनिफिट ज्यादा बड़े लेवल पर मिल सकता है। ठीक है, स्टोरी नंबर 2 की क्या बेनिफिट है कि वहां पर हमें पता है कि अगर हमने ये मान लिया कि एक आम इंसान भी ऐसा काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर आम इंसान एक इतने स्ट्रगल के बाद भी इतना कुछ कर सकता है तो व्हाई वी नॉट। तो हमें भी कोशिश करने की एक प्रेरणा मिलती है वहां से। ठीक है, तो इस तरह के डिस्कशंस क्लासरूम्स के अंदर होनी चाहिए। हमें क्रिटिकल ओपिनियन बनाना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ओपिनियन बनाना चाहिए, ना कि हमें डायरेक्टली नहीं जी वो भगवान थे, नहीं जी वो इंसान थे, नहीं जी वो ऐसे थे। सब लोग अपने अपने हिसाब से ओपिनियंस थोपने में लगे हैं। व्हाई नॉट टू प्रमोट हेल्दी डिस्कशंस। ठीक है, तो सेजेस प्रोग्राम का यही बेनिफिट रहता है कि हम अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के लोग डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं
और डिस्कशन करके एक रेजोल्यूशन पर पहुंचते हैं, ठीक है, कंसेंसस पे पहुंचते हैं, जिसमें एक ऐसा कंसेंसस होता है जिसमें कोई विरोधाभास नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, सब लोग अपनी बात रख रहे होते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ और दूसरे की बात से कुछ सीख रहे होते हैं। ओके, तो डिस्कशंस आज भी बहुत फ्रूटफुल हुई और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए, लेकिन अभी टॉपिक जो है ना ये आज के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पॉज देंगे इसको, बट नेक्स्ट एपिसोड में फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरे क्वेश्चंस अभी जो है ना खत्म नहीं हुए हैं और क्यूरियोसिटी मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप एक हफ्ता थोड़ा सोच के आएंगे तो क्वेश्चंस बढ़ेंगे, तो वो क्यूरियोसिटी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है हर बार थोड़ी सी। अब और डिटेल में और डीप डाइव करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इन क्वेश्चंस में। तो टिल देन व्यूअर्स को भी अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, और काफ़ी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हम उसको एक पैटर्न के अंदर ला सकें। तो आप लोगों के लिए भी हम काम कर रहे हैं, खुद के लिए भी काम कर रहे हैं, तो हमें खुद को भी बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो हम लोग खुद भी डेली बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। तो वो ये ना सीखने सिखाने में जो है ना वो चलता रहता है कि जैसे सर ने पहले बताया भी था कि टीचर कभी खुद को टीचर ना समझे, वो खुद को एक लर्नर समझे, तो हम भी एक ब्लैंक माइंड लेके आते हैं यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिक्वेस्ट सभी से यही मैं बोलूँगा कि आप कंटेंट को देखें अच्छे से, पॉडकास्ट को अच्छे से देखें, और सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट्स का पॉइंट है तो वो हम ज़रूर लेना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टिल देन वेरी गुड इवनिंग एंड गुड बाय टू एवरीवन। थैंक यू।